एकदम समय से पहुंचना है, लेट नहीं आना है मैडम। आप लेट पहुंच रही हैं। हो गया, लाइव हो गया है। चलिए। इंडियन ज्योग्राफी में कल हमने कहा था कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति। यहीं से पढ़ना शुरू कर रहे थे ना, हिमालय की उत्पत्ति और संरचना। संरचना, ओरिजिन ऑफ हिमालय एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। कल आपको पामीर नॉट पढ़ाए थे, याद है? पामीर ग्रंथि, कि वही पामीर ग्रंथि उद्गम है, ओरिजिन है हिंदुकुश सुलेमान किरथार का, और ऊपर में तियान सान माउंटेन का। साथ ही वही से एक्सपेंड हुआ है, विस्तार हुआ है तिब्बत के पठार का, तिब्बत प्लेटू को। तिब्बत प्लेटू में हमने पढ़ा था, तिब्बत प्लेटू का कितना हाइट कितना है, एवरेज हाइट क्या है? हाँ, एवरेज हाइट उसका, एवरेज हाइट 4000 मीटर का है, 4000 मीटर का है। विश्व में सबसे सबसे हाईएस्ट जो है हाइट है इस प्लेटू का, इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड का रूफ, विश्व का छत। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइटिक नीस का, ग्रेनाइटिक नीस से बनी हुई संरचना है। अब वो तिब्बत प्लेटू के पास हमने दो चीज आपको दिखाया था। एक तो आपने देखा था कि कैसे यूरेशियन प्लेट के नीचे एक्सटिंक्ट हो रहा है, या जो है छेपित हो रहा है प्रायद्वीपीय प्लेट जाकर के, वही ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छेपण के कारण परिणाम है कि उससे निर्मित हुआ है क्या? तो सर इस सिंधु सांगपो सच्चर जोन, ITSZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन, यहाँ से नॉर्थ साइड में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे तेथिस हिमालय भी कहा जाता है, उसी को तिब्बत भी कहते हैं। छोटे शब्दों में लोग पार हिमालय भी बोल देते हैं, दिक्कत है नहीं है। तो इसका निर्माण हुआ कब? कल तो यहाँ तक क्लासेज हम लोगों की हुई थी, इसलिए मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। आपका बीच में कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं टूटे, तो पिछले क्लास का 2-4-5 मिनट में हर दिन रिफरेंस लेता रहूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी में कनेक्टिविटी का टूटना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर जहाँ कहीं आपकी कनेक्टिविटी टूटेगी, वहां से आप असहाय हो जाओगे निश्चित रूप से, ठीक है। अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए समय से आ जाए, ठीक है। दूसरे के लिए इसलिए कि आपके आने से मैं 2-3 मिनट बाधित हो जाऊंगा, ठीक है। अब कोई पूछता है तो कंसंट्रेशन थोड़ा खराब होता है। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करो मेरे भाई। अब हमने क्या कहा कि पार हिमालय या तेथिस हिमालय का निर्माण हुआ, पार या तेथिस हिमालय का निर्माण हुआ है। कहाँ पार हिमालय बना है? सिंपल किताबों में जब पढ़ोगे वहां क्या दिया रहेगा, बहुत साधारण सी किताबों में हिमालय के बारे में देखो, एक तो वहां दे देता है कि हिमालय में कितने प्रकार के, चार चार विभाजन दिखा देगा, ठीक है। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा लेसर या लघु हिमालय, और चौथा आउटर हिमालय या फिर शिवालिक, ये दिखा देगा ना। हिमालय का एक्सपेंशन के नाम पर इसका विस्तार को, हिमालय का विस्तार, अब इतनी छोटी बातों को पढ़ने के लिए यहाँ तो आप नहीं आए हो ना, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर के और नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक है। नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। अब इतनी इतनी सी बात में क्यों पढ़ेंगे आप? कितने किलोमीटर का? 2400 किलोमीटर का विस्तार है, 2400 किलोमीटर का विस्तार है। दूसरी, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति कैसी है? तो हेयर बैंड आपने देखा है, महिलाएं जो लगाती है बालों में हेयर बैंड, इस हेयर बैंड के शेप का है ये हेयर बैंड। हाँ देखिए, ये लगाई हुई है हेयर बैंड के शेप का है, हाँ निश्चित रूप से वही शेप है हिमालय का, ठीक है।
लेकिन हेयर बैंड में अब बाल में लगाए हैं तो थोड़ा ज्यादा सीधा हो गया है और वहां थोड़ा सा घुमावदार है। लेकिन लिख देना कि हेयर बैंड शेप का है हिमालय। इधर एक तरफ जो है इस बैंड का निर्माण करता है कौन, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। नॉर्थ ईस्ट में आपने किसको देखा था भाई, कल किसको देखा था नॉर्थ ईस्ट में, कान नाक दोनों काट देंगे, पटकाई बुम, नागालैंड, मिजो और मणिपुरी को। जस्ट नंगा पर्वत से उधर बढ़ोगे कौन मिलेगा सर उधर, अभी नाम रखे हैं ना, किरथार, सुलेमान, हिंदुकुश, दोनों तरफ ऐसा संरचना बनाया है। अब बीच में अपना हिमालय है। जिसको नहीं समझ में आता है वो कहता है कि सर राम जी के धनुष के जैसा है, ठीक है हिमालय, तो ठीक है जो भी है, लेकिन शेप इसका कैसा है, हेयर बेंड शेप में है, हेयर बेंड शेप में हिमालय है। ये भी ठीक हो गया कि हेयर बेंड शेप में है, हेयर बेंड शेप में है, ये हेयर बेंड शेप में है। हिमालय का भौतिक भौतिक विस्तार क्या है, हिमालय का भौतिक विस्तार क्या है। अब देखो कितना जल्दी खत्म हो जाता अगर कुछ नहीं पढ़ाते तो। किस आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर भौतिक विभाजन को तय किया गया है। कितने भागों में बांट लेते हैं भौतिक विभाजन नदियों के आधार पर, चार भागों में। कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया है हिमालय को भौतिक आधार पर, चार भागों में। सबसे पहला काश्मीर हिमालय, पहला क्या होता है, काश्मीर हिमालय, फटाफट देखना है, ये काश्मीर हिमालय होता है। नाम है, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखे काश्मीर चलेगा। कहां से कहां तक काश्मीर हिमालय, कहां तक, जी हाँ, सिंधु से सतलज तक, सिंधु टू सतलज, सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज तक है, सतलज तक है। जबकि दूसरा हिमालय कौन सा है, कुमायूं हिमालय, दूसरा क्या है, कुमायूं हिमालय। इसी को पंजाब हिमालय कहते हैं मेरे भाई, इसी को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है, कुमायूं हिमालय है, सेकंड कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से लेकर के काली तक, सतलज से काली तक, सतलज से काली तक। तीसरा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय। इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है, काली से लेकर के और तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक। और नेक्स्ट है असम हिमालय, असम हिमालय जो तीस्ता से लेकर के दिहांग तक है, तीस्ता से दिहांग तक है, तीस्ता से दिहांग तक है, ये असम हिमालय है। तीस्ता से दिहांग तक का असम हिमालय है। फटाफट इसको एक बार कॉपी में लिख लो। ये सबसे आसान बातें हैं, वनडे एग्जामिनेशन के लिए है, आपको बहुत लाभ नहीं करेगा लेकिन नुकसान भी नहीं होना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, हाँ फटाफट लिखिए। अंग्रेजी हिंदी दोनों में नाम एक ही रहते हैं, नाम में कोई डिफरेंस अंतर नहीं होता है, नाम में अंतर नहीं होता है। चलो ये कौन आदमी कह दिया, एकदम नहीं है एनसीईआरटी में। कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाए, थोड़ा तेज लिखना है, तेज लिखना है, तेज पढ़ना है। इंग्लिश में लिखने में दिक्कत नहीं ना है, नाम है, जहाँ दिक्कत होगा वहां पूछ लेना, जहाँ लैंग्वेज होगा वहां बोल देंगे, ठीक है। दिक्कत है, भौतिक विस्तार, पहला पंजाब हिमालय, उसी को कश्मीर हिमालय कहते हैं, सिंधु से सतलज तक, कुमायूं हिमालय सतलज से काली तक, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक, और असम हिमालय है तीस्ता से लेकर के दिहांग तक, तीस्ता से लेकर के दिहांग तक का विस्तार है। टोटल हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर, कितना विस्तार है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। आकृति हेयर बेंड की आकृति है, नंगा पर्वत से लेकर के और नमचा बरवा में, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक है। क्यों पेन रुका हुआ है आपका, पीछे वाले को बोल रहे, हो गया। दिहांग है, दिहांग नदी, दिहांग, दिहांग,
इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में शांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये उसी दिहांग की बातें हो रही है। इसका भी सब चीज एक एक चीजों को पढ़ाया जाएगा ना। मिटा दें। नेक्स्ट है, पढ़ना शुरू करेंगे तिब्बत हिमालय से, या इसी को बोलते हैं तेथिस, तेथिस हिमालय, या इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या यही क्या होता है पार हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय, ट्रांस या इसी को पार हिमालय, पार हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बत हिमालय, तेथिस हिमालय, ट्रांस हिमालय और पार हिमालय सब एक ही नाम है, सब एक ही नाम है। सब एक ही नाम है। सुनो, समझ लो पहले फिर लिखना, तुम लोग समझ लो उसके बाद लिखना क्या क्या इसमें आपसे पूछा जाता है। देखो, एक तो तेथिस हिमालय जो है, ये तेथिस हिमालय का या इस ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, किस काल की, किस काल का स्ट्रक्चर है, किस काल की संरचना है, ईओसिन काल में। यहाँ हिमालय उत्पत्ति से पहले का काल है, ईओसिन काल में इसका उत्पत्ति हुआ है, ईओसिन काल में। दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो जब कहीं आपको मेंस वगैरह में लिखना हो तो, कि जो है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय के मूल संरचना से पूर्व की रही है, जिसका कारण रहा है तेथिस में सेडिमेंटेशन और अवसादीकरण। ट्रांस हिमालय का मूल कारण क्या है इसके निर्माण का, कि तेथिस में अवसादीकरण हुआ, सेडिमेंट बने, तो उसी सेडिमेंटेशन का परिणाम है कि वहां ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो रही है। पहला चीज, पहला क्लियर कर लेना, ठीक है। और देखो, जैसे ही तेथिस में अवसाद अवसाद भरने लगेंगे, सेडिमेंट आने लगेगा, तो इसमें जो जल है उस जल का क्या होगा, जल तो सूखेगा नहीं ना। तो यही जल जैसे ही वहां पर ट्रांस हिमालय फॉर्म होना शुरू हुआ, ये दल दो भागों में सेपरेट हो गया, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ ये आपने समझा। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, एकदम बांध के पढ़ लेना है सबको। तो विस्तार कहां से कहां तक है सर, इसका विस्तार है पामीर ग्रंथि, नाम सुना है ना। हाँ, पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि से लेकर के तिब्बत पठार तक, पामीर ग्रंथि से तिब्बत प्लेटू तक, पामीर ग्रंथि से तिब्बत प्लेटू तक। इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, पामीर ग्रंथि से लेकर के और तिब्बत प्लेटू तक है। इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, क्या क्या मिलता है मेरे भाई, कॉपी पर मत लिखो, समझ लो ना। काराकोरम कौन कौन सा है, काराकोरम, और कौन है, लद्दाख है, काराकोरम और लद्दाख है। लद्दाख के बाद एक और जोस्कर है, लद्दाख में जोस्कर है। यही तीन पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। इसी लद्दाख में कैलाश श्रेणी भी है, जो कोई कोई किताब पढ़ोगे तो कैलाश अलग से लिख दिया करके चार बना दिया है, चार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कैलाश श्रेणी भी इसी लद्दाख का हिस्सा है, कैलाश भी इसी लद्दाख का हिस्सा है, इसी में समाहित है। कैलाश भी इसी में समाहित है। नहीं, पीर पंजाल बृहत हिमालय में आ जाओ ना, आगे पढ़ाते हैं, आते हैं वहां पर। सबको एक तरफ से पकड़ के लेकर के आइएगा ना, नहीं तो छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही आप इस पर्वतों को पार करोगे, इसकी विशेषताएं आपको पढ़नी होगी कि इसकी विशेषता क्या है, इसका विशेषता क्या है, इसकी विशेषताओं में किसे शामिल करोगे। तो सुनो, दो तीन चीज नहीं लिखिए, आपको मैं मना कर रहा हूं सब लोगों को लिखने से, क्यों लिख रहे हो, इसको मैं सिस्टमेटिक लिखवा दूंगा, लैंग्वेज पर लिखवा दूंगा, ठीक है। जहां आप कहीं ले जाकर के लिखोगे तो जबरदस्त भाषा होगा, उस भाषा में चपकाओगे तो कोई समझेगा कि लड़का पढ़ लिख करके आया है। टूटी फूटी भाषा में क्या फायदा है लिखने का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों को जबरदस्त लैंग्वेज में लिखवा दूंगा। अब इसकी विशेषता सबसे बड़ी क्या है सर, कि इन्हीं क्षेत्रों में देखो कि बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। जैसे आपने सियाचिन, सियाचिन हिमानी का ग्लेशियर का नाम सुना होगा, सियाचिन का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं। हाँ, ये काराकोरम में ही तो सियाचिन है सर, काराकोरम में ही तो सियाचिन है। सियाचिन की विशेषता क्या है, कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान से, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान है, जो इसी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, पिक पॉइंट कौन सा है,
केटू है, केटू है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू है, भारत की सबसे ऊंचा चोटी, हाईएस्ट पीक, ऊंचा चोटी क्या बोलते हो, हाईएस्ट पीक केटू है, हाईएस्ट पीक केटू है। लेकिन क्वेश्चन रिवर्स कर देगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू मत मारिएगा, कंचनजंगा है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है। क्यों हमने केटू को वहां अलग कर दिया, क्योंकि केटू अभी पीओके में है, अभी कहां है, पीओके में है। तो बहुत सारी परीक्षाओं में इस पर विवाद हुआ, कोर्ट में मामला गया क्वेश्चन पर, फिर भी कोर्ट ने सही मान लिया कि जी हाँ भारत में स्थित कंचनजंगा है, क्योंकि केटू अभी निश्चित रूप से पाकिस्तान में है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। अब वहां गलत करके कंचनजंगा नहीं मारना है। थोड़ा ये क्वेश्चन विवादी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या सही जवाब देना है, ये इसी ऑर्डर में आपको सही जवाब दे देना है। अब लिखिए, फटाफट लिखिए, जबरदस्त लिखो इसको, ठीक है। लिखो, हिमालय तंत्र की उत्पत्ति, हिमालय तंत्र की उत्पत्ति ए ग्रुप ऑफ फोल्ड माउंटेन, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते रहेंगे। हिमालय तंत्र की उत्पत्ति ए ग्रुप ऑफ फोल्ड माउंटेन, उत्पत्ति कालखंड से पूर्व, कालखंड से पूर्व, कालखंड से पूर्व इयोसिन कालखंड में, रुको अंग्रेजी वाले तुम लोग इस सबको लिख लेने दो। इयोसिन कालखंड में, इयोसिन, इयोसिन कालखंड में, कौन सा कालखंड रहा है, इयोसिन कालखंड में, जी हाँ आए, अच्छा निश्चित रूप से पढ़ा देंगे, कल ही परसों में पढ़ा देंगे, ठीक है। आ, देखो तुम लोग थोड़ा सा, कभी कभी कुछ लोग हैं जो कम कम समझ पाते हैं, तो फिर बड़ा चीजों को शुरू में ही पढ़ाने में खतरा होता है, महसूस होता है। और थोड़ा कालखंड में आपको, हाँ निश्चित रूप से मैं पढ़ा दूंगा कालखंड, कल या परसों में जब भी देखते हैं। इधर से फिजियोग्राफी पढ़ लीजिए, फिर मैं कालखंड पढ़ा दूंगा, ठीक है। जबरदस्त पढ़ाता हूँ कालखंड, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। प्री कैम्ब्रियन से लेकर के सारा, कैम्ब्रियन से लेकर के सारा कालखंड पढ़ते हुए, जुरासिक काल, कार्बोनिफेरस, इन सब को पढ़ते हुए खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर ले। चलो मेरे भाई लिखो, लिखो पहले, देखो कितना जबरदस्त भाषा है। लैंग्वेज को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि दो चीजों को, एक बेहतर अच्छा शब्द बोल सको और अच्छे शब्दों में लिख सको, कमीशन का यही दो शर्त है कि आप कितना अच्छा बोलते हो और कितने अच्छे शब्द में लिखते हो। अगर ये दो चीजें आपसे कवर नहीं हो रही है, मतलब आप कमीशन से बहुत दूर जा रहे हो, ठीक है। लिखिए, हिमालय तंत्र की उत्पत्ति कालखंड से पूर्व इयोसिन कालखंड में 33 सागरीय अवसादों से निर्मित, 33 सागरीय अवसादों से निर्मित, अंग्रेजी वाले मत लिखिए, 33 सागरीय अवसादों से निर्मित वलित पर्वत श्रेणियों का समूह, वलित पर्वत श्रेणियों का समूह, वलित पर्वत श्रेणियों का समूह काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर जैसी पर्वत पर्वत श्रेणियां शामिल है, जैसी पर्वत श्रेणियां शामिल है। फटाफट अंग्रेजी वाला लिख दो। ए ग्रुप ऑफ फोल्ड माउंटेन फ्रॉम फ्रॉम द फ्रॉम द 33 सागरीय बेसिन, फ्रॉम द 33 सागरीय बेसिन in the Eocene period, in the Eocene period before the origin of Himalaya system, and it's situated in, is कौन माउंटेन, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, यही स्थित है, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। पैराग्राफ चेंज करो और फिर अगले कड़ी में लिखो, अगले कड़ी में लिखना, इस पर्वत तंत्र का विस्तार, इस पर्वत तंत्र का विस्तार, रुको रुको अंग्रेजी वाले रुको, इस पर्वत तंत्र का विस्तार, दोनों मिलाएंगे तो ना हिंदी अच्छा लिखेगा ना अंग्रेजी अच्छा लिखता है, ठीक है। इस पर्वत तंत्र का विस्तार पश्चिम में पामीर ग्रंथि से, पश्चिम में पामीर ग्रंथि से, इस पर्वत तंत्र का विस्तार पश्चिम में पामीर ग्रंथि से, पश्चिम में पामीर ग्रंथि से लेकर, पश्चिम में पामीर ग्रंथि से लेकर पूरब में लद्दाख, लद्दाख के सहारे,
लद्दाख के सहारे तिब्बत तक फैला है, तिब्बत तक फैला है। द रेंज ऑफ दिस माउंटेन एक्सपेंड 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 फ्रॉम पामीर नॉट टू लद्दाख, पामीर नॉट टू लद्दाख, इट एक्सटेंड फ्रॉम कहाँ, पामीर नॉट टू लद्दाख। कहानी खत्म, पामीर नॉट टू लद्दाख। ठीक है, आगे एक पैराग्राफ और लिखो फटाफट। इतनी बातों को लिख लेना है कि फिर आपके कॉपी से बेहतर दुनिया का कोई किताब नहीं छपा हो, तब पढ़ने की सार्थकता हो। ठीक है, नहीं तो कॉपी पढ़ के भी किताब पढ़ने का मन करे, मतलब मास्टर फ्लॉप है, क्लास फ्लॉप रहा। ठीक है, क्लास का यही मतलब है कि भाषा फैक्ट्स इतने शानदार सजे हों, भले थोड़ा 2-4 क्लास ज्यादा समय ले लेंगे, लेकिन इतना बढ़िया पढ़ो कि कोई किताब पढ़ो उसके बाद मन करे कि नहीं इससे बढ़िया तो मेरा कॉपी है, उसी को पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए लिखिए, एक लाइन में लिखो। इस भौगोलिक तंत्र की सर्वोच्च चोटी, इस भौगोलिक तंत्र की सर्वोच्च चोटी केटू, इस भौगोलिक तंत्र की सर्वोच्च चोटी केटू तथा तथा भारत का सबसे बृहत हिमानी, सबसे बृहत हिमानी, सबसे बृहत हिमानी कौन सा है, सियाचिन, सियाचिन इसी में अवस्थित है, इसी में अवस्थित है। लिखो अंग्रेजी वाले, द हाईएस्ट पीक ऑफ, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस ज्योग्राफिकल सिस्टम, भौगोलिक तंत्र, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस ज्योग्राफिकल सिस्टम कौन, केटू, केटू, केटू एंड इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन इन लोकेटेड इन वेयर, इन लोकेटेड इन काराकोरम, इन लोकेटेड इन काराकोरम, लिख पा रहे हो ना, लोकेटेड इन काराकोरम। ये जबरदस्त भाषा हो गया, इसी लैंग्वेज से आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि केवल इतना क्यों पढ़ोगे, इतना केवल डायग्राम बना के क्यों पढ़ोगे, लिखना भी तो है ना। एक लाइन लिखो फटाफट, लिखना उसी तंत्र को आगे बढ़ा करके, इसी तंत्र को आगे बढ़ा करके। अब जैसे ही आप लद्दाख में आओगे, सुनो लद्दाख में आओगे, ये लद्दाख रीजन्स क्या है, एक चीज देखना है। अब उसका मैं भौगोलिक, खेती, कृषि, वहाँ के पशु, जनजाति, ये सब इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। अभी केवल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि कब बना, कैसे बना, इसके कारण क्या रहे हैं, इसका कारण क्या रहे हैं। अगली कड़ी में जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ेंगे कि वहाँ कौन सी कृषि हो रही है, वहाँ का क्लाइमेटोलॉजी में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जनजाति पढ़ेंगे तो वहाँ का जनजाति कैसा है। अगर अलग अलग पढ़ लीजिएगा तो आपको इंटरलिंकिंग नहीं होगा। हमको पढ़ाने में कोई खतरा नहीं है, हम तो तुरंत पढ़ाना शुरू कर देंगे, सबको बुकरवाल वगैरह को उठा करके और सबको पढ़ा देंगे, लेकिन वो आपको लाभ नहीं होना है। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में आप जाओगे तो कुछ घाटियां, जैसे नुब्रा घाटी, नाम सुने हो क्या, यही तो है नुब्रा घाटी सर, नुब्रा घाटी। यहीं पर चलोगे तो हुंजा घाटी है, कौन सी घाटी है, हुंजा घाटी है। और वो हुंजा घाटी में भारत का दृग्जीवी मानव वास करता है। भारत का दृग्जीवी मानव कौन सा है, हुंजा है। हुंजा घाटी में भारत का दृग्जीवी मानव हुंजा निवास करता है। दिक्कत है, भारत में भारत का दृग्जीवी मानव हुंजा निवास करता है, अभी पीओके में है। अब वो मानवों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, 70 साल तक एकदम अभी यंग दिखते हैं, 100-110 साल तक वो आराम से खींच देते हैं जीवन को। ठीक है, हुंजा कभी गूगल वगैरह मार के देखना ना, हुंजा, हुंजा ओमैन लिखना ना, वहां की महिलाएं खुल जाएगी। एज दिखेगा 70 साल 60 साल, और आपको लगेगा कि हमारे यहाँ के 25-30 साल वाले के कंपेयर में वो ठीक ही है, कुछ इस भाव में रहते हैं सब। अब सुनो इसकी विशेषता क्या है भाई, कि वो ड्राई फ्रूट का एरिया है, हर चीजों को ज्योग्राफी क्लियर कर देता है, वो ड्राई फ्रूट का एरिया है कि नहीं है। अब वो ड्राई फ्रूट का रीजन होने के कारण लोगों के डाइटिंग में शामिल है ड्राई फ्रूट। अरे हमारे यहाँ जो चीजें होती हैं, हम जिसके उत्पादक हैं, उन चीजों को कितना बढ़िया खाते हैं। अब हमारे यहाँ चावल का उत्पादन सबसे बेहतर हो रहा है, तो चावल हम लोग कैसे खाते हैं कि एकदम थाली में पहाड़ बना देते हैं कि नहीं, जस्ट उसके किनारे में एक नदी बहा देते हैं, ऊपर के ऊपर में चोखा और भुजिया रूपी पिक बना देते हो, बनाते हो कि नहीं।
और सबसे नमूना टाइप का तो एक को मिलता है खाने वाला कि उस चोखा में एगो मरचा खोस देता है नहीं है। और फिर प्रतियोगिता कैसे चलती है, वो प्रतियोगिता होता है कि फिर जो है कहानी जो है बस खींच देंगे, दाल बहने नहीं देंगे, ये भावनाओं से चलते हैं। कितने खींच लेते हैं। जिन देशों में चावल नहीं हो रहे हैं, जिन देशों के देश ज्यादा जो है अपने फूड में जो है रोटी वगैरह को शामिल किया है, वहाँ चावल अब काउंट करके खाने की प्रथा आ गई है। जैसे जापान में जाकर के जापान को कल्चर को देखो, अब वहाँ लोग चावल काउंट करके खाना शुरू कर दिए। हम कहे क्या बात है भाई, तुम 120 150 पीस चावल खा रहे हो, 150 तो हमारे यहाँ थाली में बच जाते हैं। 150 बचते हैं कि नहीं बचते हैं। और वो खाते कैसे हैं, तो लकड़ी से खाते हैं। कभी देखे ना इन सब चीजों को, उनका प्रैक्टिस बना हुआ है, एकदम खटाखट खटाखट खींच देंगे, 150 पीस खा लिए मस्त होकर के और निकल गए। तो जिनके यहाँ जो चीजों का उत्पादन है वो लोग खूब खाते हैं, ठीक है। अब उनके यहाँ ड्राई फ्रूट है, अब सुबह में पता चलेगा दो चार पांच अखरोट मिल गया, वो बादाम मिल गया है कि नहीं है, और भी बहुत सारे महंगे महंगे ड्राई फ्रूट उनको मिल रहे हैं, जो हम लोगों को कहीं ओकेजनली प्राप्त हो रहा है। तो यंग वो रहेंगे कि हम रहेंगे, हम रहेंगे। हमारे यहाँ देखिए, अब बिहार रीजन खास करके चंपारण क्षेत्रों में हमारे यहाँ के कल्चर में शामिल है मुर्गा मुर्गी, है कि नहीं है। जब तक खींचे नहीं लगता है, खाए ही नहीं, खाए ही नहीं। तो यहाँ देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, दांत की सारी समस्याएं इसी क्षेत्र में है। दांत की सारा समस्या इसी में है। इतना समस्या दांत में साउथ में नहीं है, वहां दांत का डॉक्टर आपको खोजना पड़ेगा। ज्योग्राफी से सीखो ना। आप देखो, ये जैसे गंगा का क्षेत्र पकड़ करके और आप पश्चिम बंगाल तक पहुंचो, यहाँ के वाटर में आर्सेनिक ग्रोथ हुआ है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई है। जैसे आर्सेनिक ग्रोथ बढ़ा हुआ है, कैंसर हब बन गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, भारत ही नहीं विश्व के औसत से बहुत ऊपर है इन क्षेत्रों में कैंसर। आप कल जो है बॉम्बे टाटा में चले जाओ हॉस्पिटल में, वहां हर तीसरा पता चलेगा कि या तो यूपी बिहार या पश्चिम बंगाल का है। आधा भी हो जाते हैं कभी कभी, आधे केवल ये 2-3 स्टेट पकड़े हुए हैं। तो इसकी सारा डिपेंडेंसी माने इसका कारण क्या है, तो पानी में बढ़ जाना, क्या आर्सेनिक की मात्रा को बढ़ जाना, ये कारण है। ऐसे चीजों को सीख करके रखना है, ठीक है। आओ, तो उसको उस समय में पढ़ा दूंगा। दूसरा कि अब जो ट्रांस हिमालय है, जो पार हिमालय है, जो पार हिमालय है, इसका एवरेज हाइट क्या है। एवरेज हाइट क्या है रे मेरे भाई, एवरेज हाइट क्या है। तो यही नहीं जी ना, ये वही एवरेज हाइट है ना जो किसका है, तिब्बत तिब्बत प्लेटू का है। इसका एवरेज एवरेज हाइट वही होगा, 4000 मीटर होगा। 6100 मीटर होगा बृहत हिमालय का, 6100 मीटर होगा किसका, बृहत हिमालय का। इसका एवरेज हाइट 4000 मीटर ही होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इस दोनों को सेपरेट करने वाला, पृथक करने वाला, अलग अलग करने वाले को क्या कहते हैं, कौन इसे पृथक करता है, इसको अलग कौन करता है। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को पृथक कौन करता है, ITSZ, ITSZ कौन पृथक करता है, ITSZ यानी एंड से सांगपो, सांगपो टी से लिखते हैं, सांगपो सच्चर जोन, सच्चर जोन, सच्चर जोन, ITCZ नोट लगा करके लिखे उसमें। वो ITSZ है और वो ITCZ होता है, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा मेरे भाई, चिंता नहीं करना है। वो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, सही है ना, देखे थे बिल्कुल पक्का। हाँ चलो, तब पक्का तो पक्का हुआ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। लिखो ये ITCZ को एक लाइन में लिख लेना है। इसके सहारे ITCZ सिंगो जो है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। अब इसके बारे में घुस करके पढ़ना है कि सिंधु सांगपो सच्चर जोन किसको कहते हैं, ठीक है। अब जो लोशन टाइप आदमी होगा उसको क्लास बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन परीक्षा का रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है। रुको रुको, सिंधु सांगपो सच्चर जोन हेडिंग लगाना था, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, एंड से सांगपो सच्चर जोन। ये क्या है एंड सांगपो सच्चर जोन, ये क्या है जल्दी बताओ बहुत मार खाएंगे, ये दिमाग लगा लगा के बोलता है ऐसा।
हाँ सुनो, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, सुनो सुनो रे मेरे भाई, ये सिंधु सांगपो सच्चर जोन कहते हैं किसको हम, यह वही पॉइंट है सर जहां पर ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट में, यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट अभिसरित हो रहा है। सुन रहे हो मेरा बात, इस यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट अभिसरित हो रहा है। तो दोनों का जो मिलन बिंदु है, दोनों का जो संगम है, इसी संगम को कहते हैं सिंधु सांगपो सच्चर जोन। और जहां ये अभिसरित हो रहा है ना, इसी 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 जोन से निर्माण होता है किसका, तो अपवहित होती है, फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट की तरफ और सिंधु नदी इधर वेस्ट की तरफ। इन्हीं जगहों से अभिसरित हो रही है ना, इसीलिए इसीलिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हम लोग पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, अनुवर्ती नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी है सिंधु, और ब्रह्मपुत्र क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। क्यों पूर्ववर्ती है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय निर्माण से पहले हुआ था, इसका निर्माण हिमालय निर्माण के पहले हुआ है। तो अब किसी को तुम लोग नहीं पढ़ा सकते हो क्या कि सिंधु सांगपो सच्चर जोन किसको बोलते हैं, कह देना कि सर ये वही पॉइंट है जहां पर ये यूरेशियन प्लेट और ये प्रायद्वीपीय प्लेट में, प्रायद्वीपीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रहा है, यहां दब रहा है। और जो भ्रंश पैदा हुआ, जो भ्रंश पैदा हुआ, इस भ्रंश का जो क्षेत्र है ये सिलाई नुमा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, सिलाई नुमा। लगेगा ना कि कपड़ा को सुई धागा से सिलने हैं, अंग्रेजी में क्या, जिगजॉग, टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। अब बताओ, बृहत हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन पृथक करता है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। संरचना कैसी है, तो संरचना यही है, संरचना यही है मेरे भाई। यहाँ यूरेशियन प्लेट, यहाँ यूरेशियन प्लेट, और यहाँ इसके नीचे छेपित हो रहा है कौन सा, जो प्रायद्वीपीय प्लेट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो प्लेट। और ये है यूरेशियाई प्लेट, यूरेशिया का प्लेट, यूरेशिया का प्लेट। समझ रहे हो ना। अब इसमें एक घाटी बनती है, क्या बनता है, ये भ्रंश घाटियां बनती है, इसी को बोलते हैं फॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट रिफ्ट, इसी को बोला जाता है भ्रंश घाटियां, फॉल्ट बनता है, ठीक है। और इसी फ्लड फॉल्ट में इधर ब्रह्मपुत्र है और एक तरफ सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जो क्षेत्र बना हुआ है ये तिब्बत, तिब्बत का पठार यहीं पर है ना, और इसी तिब्बत पठार के सहारे कौन फैला हुआ है यहाँ पर, ट्रांस हिमालय। कौन फैला हुआ है, ट्रांस हिमालय। कौन फैला है, ट्रांस हिमालय। अब एकदम बच्चों बच्चों को समझ में आना चाहिए। और इस साइड आओगे तो बृहत हिमालय, ये है आपका मध्य हिमालय, और यहाँ है लघु हिमालय, यहीं पर है लघु हिमालय। दिक्कत है, नहीं है। एक लाइन में लिखिए, खूबसूरत लिखिए। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अब बोर्ड को तो उलट के पश्चिम पूरब नहीं बनाएंगे, खतरा हो जाएगा। चलो लिखो एक लाइन। हाँ, जैसे फिजियोग्राफी पढ़ा लेंगे, अपवाह पढ़ाने आएंगे ना, ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम में भारत के सभी नदियों को पोस्टमार्टम किया जाएगा, ठीक है। आए, ये राकसताल से निकलती है, तिब्बत में ही है राकसताल, उस राकसताल से निकल के आती है, ठीक है। एक लाइन लिखो, इसके सहारे, अंग्रेजी वाले रुको, इसके सहारे यूरेशियन एवं प्रायद्वीपीय प्लेट अभिसरित होती है। द यूरेशियन एंड पेनिनसुलर प्लेट आर कन्वर्जिंग, द यूरेशियन एंड पेनिनसुलर प्लेट आर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, अभिसरित हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक में अभिसरण पढ़ाए थे ना, कितने प्रकार का होता है, एक कन्वर्जन आपको पढ़ाए थे ना, कितने प्रकार का होता है। वो प्लेट टेक्टोनिक जिस दिन पढ़ा रहे थे ना, उस दिन अपसारी, अभिसारी, असंरक्षी पढ़ाए थे। इन अभिसारी में जो प्लेटों का कन्वर्जन हो रहा है कितने प्रकार का होता है, आपको क्यों नहीं मारा जाए, 3 गो, और कोई बताएगा। हाँ 3 टाइप का था मैडम। अब उसके क्वेश्चन पर नहीं बोले थे, सोचिए कि एक बढ़ा के बोलते हैं, कुछ तो होगा। देखो, कंटिनेंटल कंटिनेंटल, ओशियनिक ओशियनिक, और एक ओशियनिक कंटिनेंटल। कौन बड़ा बात था, कोई बड़ा बात है नहीं। चलो ठीक है, लिखो, फटाफट लिखना है सर। इसके सहारे यूरेशियन एवं प्रायद्वीपीय प्लेट अभिसरित हो रही है। द यूरेशियन एंड पेनिनसुलर प्लेट आर कन्वर्जिंग। लिखे, सिलाई के भांति, सिलाई के भांति टेढ़ा मेढ़ा एवं भ्रंशित
सिलाई के भांति, अंग्रेजी में लिख लेना जिगजैग फॉल्ट लाइक ए स्टिच, लाइक ए स्टिच, सिलाई लाइक ए स्टिच, द इंडस फ्लो, उसी में लिखो द इंडस फ्लो वन साइड एंड सांगपो फ्लो अनदर साइड, सांगपो फ्लो अनदर साइड। ठीक है, लिखे हिंदी वाले क्या लिखे हो, सिलाई की भांति टेढ़ी मेरी संरचना, जिसके एक तरफ सिंधु जबकि दूसरे तरफ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, दूसरे तरफ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, दूसरे तरफ कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, दूसरे तरफ इसी में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ाएं। चलो बृहत हिमालय पर भी बात करेंगे, आज ही बात करेंगे आपसे बृहत हिमालय पर, बृहत हिमालय पर। बृहत हिमालय, ठीक है, इसी बृहत हिमालय को बोलते हैं हम लोग द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय, या इसी को बोला जाता है हिमाद्री, इसी को बोलते हैं हिमाद्री भी, बृहत हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है, ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, ये हिमालय का अर्थ कोई बताएगा, हिमालय का अर्थ क्या होता है, हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आए? हाँ वाह, बहुत अच्छी बात है, बचपन की बातें पूछ लिए कि सर हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है हिमानियों का आश्रय स्थली। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो अच्छे से बोलो, हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिमानियों का आश्रय स्थली होता है। घर घर कहाँ पर बनाता है, ठीक है, तो हिमालय का ये होता है आश्रय स्थली होता है। देखिए बृहत हिमालय में क्या करना कि इसमें दो तीन चीजें आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहली बात क्या कि सर इसकी ऊंचाई क्यों बढ़ रहा है, अभी भी इसका ऊंचाई बढ़ रहा है, अभी भी इसका ऊंचाई बढ़ रहा है, पता है कि नहीं? हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है, तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ने का कारण क्या है? आए आए बोलो बोलो। घट रहा है, अरे बढ़ रहा है ना रे मेरे भाई। अभी 8848 मीटर का डाटा पुराने किताब में है, बढ़ करके 1516 के बाद कितना हो गया? 8850 हो गया है, 8850 हो गया है। हिमालय क्या है? न्यू फोल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, अभी ये क्या है? यंग माउंटेन है। जबकि ओल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली, ये भी वो भी फोल्ड है लेकिन ओल्ड है, वो ओल्ड है। पर्वत की तीन अवस्थाएं होती है, एक शैशव अवस्था, जब उसका विकास होना शुरू हो, शैशव अवस्था में जो वो घाटियां बनाता है ना, वैली बनाता है, वह वैली कैसा बनाता है? आई आकार का वैली बनाएगा। युवा अवस्था में जाएगा तो भी आकार का वैली बनाएगा। देखो हिमालय में वैलियां कैसी बनी है? भी आकार की वैली है। जीर्णा अवस्था में जाएगा, यू आकार की वैली बनाता है। कैसा वैली बनता है वहां? यू आकार की, टूट टूट करके यू आकार का बना है, और फिर आने वाले समय में समाप्त होकर के प्लेन बन जाता है, मैदानी भाग बन जाता है, फिर प्लेन हो जाता है, फिर किसी नए क्षेत्र में ओरिजिन हो जाता है। अब हम और आप इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, कारण क्या है कि ये करोड़ों वर्षों का, लाखों करोड़ों वर्षों का घटनाक्रम है, और हमारी एग्जिस्टेंस कितनी है? अंडर 100 ईयर्स। हम क्या अनुभव कर पाएंगे, आप ही बताओ? अनुभव कर पाएंगे? फिजिकली नहीं अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अध्ययन करके सीखते हैं। जितनी बातों को अध्ययन कर लो वही अच्छी बातें हैं, ठीक है। इसके वृद्धि का एक कारण है कि सर वही कारण बताना कि यूरेशियाई प्लेट के नीचे ये पेनिनसुलर प्लेट का इंडियन प्लेट जो छेपित हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है इसका, इस कन्वर्जन का परिणाम है कि इसका हाइट बढ़ जाता है। कन्वर्जन का परिणाम है कि हाइट बढ़ जाता है, बाकी कोई कारण नहीं है इसका। दिक्कत है नहीं है। दूसरी बात क्या आपसे पूछेगा, सुनो, इसकी दूसरी बातें क्या पूछेगी कि इसमें अक्सर आपसे पूछा जाएगा इसका एवरेज हाइट क्या है, इसका एवरेज हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है, एवरेज हाइट कितना मीटर? हाँ 6100 मीटर, 6100 मीटर, ये इसका एवरेज हाइट है। एवरेज हाइट है 6100 मीटर का औसत ऊंचाई है इसका। अब सबसे सबसे ऊंचा पर्वत यही है बृहत हिमालय। विश्व की सबसे उच्चतम चोटियां, हाईएस्ट पिक भी इसी में अवस्थित है। लाइक क्या?
माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा इसी में अवस्थित है, इसी में अवस्थित है। ठीक है, बृहत हिमालय जिन क्षेत्रों पर, अब जैसे ही आज यहाँ तुम लोग हाइट इसका सीख लो, विस्तार सीख लो, इसका उपयोग हम लोग करेंगे तुरंत इन्वायरमेंट में ले आकर के इसको चिपका देंगे, इन्वायरमेंट में चिपका देंगे। कैसे चिपकाओगे वहां पर कि इसका हाइट समझ में आ गया ना? तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहाँ बनेंगे? बृहत हिमालय पर, सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहाँ बनेंगे? बृहत हिमालय पर। सोचने की क्या बात है सर, वेजिटेशन पर प्रभाव पड़ेगा कहाँ? सबसे ज्यादा बृहत हिमालय पर। अब वहां देखो तो 4800 मीटर तक जो है वही तक वेजिटेशन वनस्पति प्राप्त हो सकते हैं। 4800 मीटर के ऊपर जो है वनस्पतियां प्राप्त नहीं होती है। कारण क्या है कि वह हिम रेखा, हिम लाइन, स्नो लाइन बना लेता है और उसके ऊपर वनस्पति नहीं मिलते हैं। सबसे ऊपर कौन सा वनस्पति? टुंड्रा वनस्पति होता है। 4500 से 4800 तक पर, कितना कितना पर? 45 से 4800। तो आज का पढ़ा हुआ कहाँ चिपकाना है ले चल के? क्लाइमेटोलॉजी यानी इन्वायरमेंट में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इन चीजों को ढंग से पढ़ते हैं। लिखे, भाषा बना लेते हैं, जबरदस्त लिख लो। लिखो, हिमालय शाब्दिक अर्थ है हिम या हिमानियों का आश्रय स्थली। इट लिटरल मीनिंग इज द शेल्टर ऑफ स्नो और ग्लेशियर, ग्लेशियर। आए हाँ, बृहत हिमालय नहीं, केवल हिमालय में लिखो ना। हिमालय का शाब्दिक अर्थ है हिम या हिमानियों का आश्रय स्थली, आश्रय स्थली, आश्रय स्थली। यानी इट्स लिटरल मीनिंग इज द शेल्टर ऑफ स्नो एंड और ग्लेशियर, स्नो और ग्लेशियर, बर्फ और हिमानियों का आश्रय स्थली है। अंग्रेजी में भी होम मत लिख देना, क्या लिखना? शेल्टर है, बस आश्रय स्थली है, वो आश्रय स्थली है, घर नहीं बना हुआ है। लिखे, विश्व के सर्वोच्च चोटियों से युक्त, ऑप्शन करके लिखो, विश्व की, हाँ जी हाँ, भाषा अच्छा लिखना है, विश्व की सर्वोच्च चोटियों से युक्त, विश्व की सर्वोच्च चोटियों से युक्त। क्या हो गया आपको? पेन खत्म? चाहिए ऑफिस में संपर्क करिए। देखिए, सब 2 को 3 को पेन लेके पढ़ने आओ, एक पेन लेके क्यों चल देता है सब? 2-3 कलर को लेके आओ, ज्योग्राफी पढ़ता है तो 2-3 कलर का पेन सबके पास रहना चाहिए। सुनो, दूसरा क्या, इसका पेन खत्म हुआ है ना, मिल गया इसको। चलो, जिसके पास लंच नहीं होता है उसको ज्यादा ही लंच हो जाता है कि नहीं है? ये अच्छी बात है। रुको, कल से 2 कलर का हाइलाइटर, कम से कम 2 कलर का पेन, पूरा कॉपी ढंग का, एक स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, इतनी चीजों को लेके आइए, तब ना हाईलाइट करिएगा फटाफट, तब ना लिखेंगे। क्लास में ही फेयर नोट सब बना लेना है। इसमें मैक्सिमम लड़का टाइम पास कर रहा है, जो घर जा करके फेयर करता है। वो बकवास कहला कर रहे हो, उसका कोनो मीनिंग है जीवन में? जो एक बार सीख लिए वही बहुत है। तो क्लास में ही फेयर फेयर अब सब कर लेना है, घर जाके किताब पढ़िए, उस पर टाइम देना है। ठीक है, लिखे, लिखे, विश्व के सर्वोच्च चोटियों से युक्त नवीन वलित पर्वत तंत्र, नवीन वलित पर्वत तंत्र, नवीन वलित पर्वत तंत्र, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति विवर्तनिक कारणों से, रुक जाओ, अंग्रेजी में मत लिखो, जिसकी उत्पत्ति विवर्तनिक कारणों से, किस काल में? टर्शियरी काल, विवर्तनिक कारणों से, टर्शियरी काल। अब इसको हाईलाइट करना है, ठीक है? टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में हुई थी, हुई थी भारतीय प्लेट का, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण होने से, क्षेपित होने से, कन्वर्जन होने से, कन्वर्जन होने से आज भी इस पर्वत का विकास हो रहा है, आज भी इस पर्वत का विकास हो रहा है। अंग्रेजी में लिख लो, द न्यू फोल्ड माउंटेन, द न्यू फोल्ड माउंटेन तंत्र
कंसिस्टिंग ऑफ द हाईएस्ट रॉक ऑफ, चाहे हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, द ओरिजिन ऑफ, द ओरिजिन ऑफ, किसके कारण इसका विकास हुआ है? द ओरिजिन ऑफ विच इज ड्यू टू इवोल्यूशनरी रीजन, which is due to evolutionary region, evolutionary region in tertiary era, in tertiary era, conversion of Indo-Australian and Eurasian plate, conversion of Indo-Australian and Eurasian plate, Eurasian plate, Eurasian plate, Eurasian plate, Eurasian plate, in Eurasian plate। सब लोगों का ठीक है? सुनो, कन्वर्जन ऑफ यूरेशियाई प्लेट, थोड़ा सा लिखो। नीचे, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दिस माउंटेन रेंज इज known as हिमाद्री, हिमाद्री। इसे दर्रा के सहारे ही, दर्रों के माध्यम से ही आर पार किया जा सकता है, इसे दर्रों के माध्यम से ही आर पार किया जा सकता है। इट कैन बी क्रॉस थ्रू सम स्पेशल पासेज। तब ना हम लोग कहते हैं कि सर हिमालय हमारा प्रहरी है, हिमालय हमारा प्रहरी है। जानते हो ना, 1971 में, सुनो, 1971 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अब पाकिस्तान उत्पात मचैले था। 1965 में खाया, अब भूल गया था। उसको लगा 71 में कि कुछ नया खुरपात कर देंगे, तो मार्च महीना में अपना 2-4 गो फाइटर जेट भेज दिया कि जाओ तनी जम्मू कश्मीर में घूम के आओ, कि लगे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है। अब वो फाइटर वाला पायलट तरफ आया, पाकिस्तानी झंडा लगैले, घुमा के चल गया। सेना के जवानों ने कहा कि मैडम कुछ तो करिए। मैडम ने तुरंत मीटिंग बुलाई और कहा कि फिर मार खाएगा। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सर अभी मारना ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी ममेरा फुफेरा भाई हो गया था 1971 तक चाइना का, कि मार्च का महीना है। अब दोनों भाई में आजकल बहुत चटका हुआ है, मामा फूफा दोनों का घर खूब चल रहा है, तो अभी मारेंगे तो आ जाएगा, इसका फुफेरा भाई है। तो फिर इंदिरा गांधी ने थोड़ी सी बातें करी, तो करे क्या सर? सेना ने कहा कि वेट करिए। तो मार्च से लेकर के एक बार मई में भी घुसा दिया, फिर जून में भी घुस गया। मेनन साहब उस समय एक थे सचिव रक्षा में, उन्होंने अभी भी वेट करने की सलाह दी, अभी भी वेट करने की सलाह दी। जैसे नवंबर का महीना आया तो सेना तैयार हो गई कि अब जितने भी ग्लेशियर हैं, पासेज हैं जो चाइना से इंडिया में आ सकती है इन्फेंट्री, वो सब बर्फ से अब ढक चुका है, अब उसको आना आसान नहीं है। इसलिए उस बदकिस्मत देश है, मैं उसको यही मानता हूं कि हमेशा बदकिस्मती से पैदा भी हुआ है और जीवन भी बदकिस्मती से जीता है। हर बार गलती वही कर देता है, देखना तुम जीवन में हर बार गलती वही कर देता है। फिर 3 दिसंबर को फाइटर जेट ले आ गया, घुमा दिया। 3 दिसंबर
1971। अब सेना के जवानों ने कहा मैडम अब उचित समय है, तो मैडम ने कहा कि इसको इतना तगड़ा मार देना है कि फिर फाइटर जेट मत लाए। तो देखना 1971 में सबसे शॉर्ट दिन का युद्ध हुआ, 13 दिन, और 13 दिन में बांग्लादेश पैदा। इतना जल्दी पैदा होता है कोई? हाँ, 13 दिन में बांग्लादेश का जन्म हो गया। ये भावनाएं रही थी उसकी। तो ये किसका कहानी है? बृहत हिमालय का सर। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोच लेना एक दूसरे सब्जेक्ट में घुसा हूँ, ज्योग्राफी पर बातें हुई है कि बृहत हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर ढक जाते हैं, किससे? बर्फ से ढक जाते हैं। यहाँ पासेज जो है, पासेज ब्लॉक हो जाते हैं, और जैसे ब्लॉक हो जाएंगे उत्तर की तरफ से आना संभव नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हिमालय हमारे प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। एक लाइन लिखो और लिखो उसी में, यह एक महत्वपूर्ण जल विभाजक और जल स्रोत है, जल स्रोत है। ग्रेट वाटर डिवाइडर एंड ऑल्सो वाटर स्रोत, ग्रेट वाटर डिवाइडर एंड ऑल्सो, ये वाटर स्रोत, महत्वपूर्ण जल विभाजक और जल स्रोत भी है, महत्वपूर्ण जल विभाजक भी है और जल स्रोत भी है। दोनों बात को समझ रहे हो कि कैसे विभाजक और कैसे जल स्रोत है? नहीं, अब समझा देता हूं, वही तो बोल रहा हूं कि कैसे जल विभाजक है। सुनो मेरे दोस्त, देखो मानसून को वही तो मानसूनी विंड को, मानसूनी हवाओं को रोक करके और भारत में वर्षा कराने का श्रेय उसे दिया जाता है। तो जल विभाजक वाटर डिवाइडर के रूप में काम करता है कि जहां एक तरफ हिमालय के उत्तर में पूरा हरियाली छाये है, वही चले जाओ, सॉरी दक्षिण में पूरा हरियाली छाए है, और उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में चलो तो वहां पर मरुस्थलीय विकास हुआ है। जैसे तिब्बत का पठार ही क्या है, तो वहां भी वर्षा न्यूनतम है, मिनिमम वर्षा है, मरुभूमि डिजर्ट टाइप वनस्पति का विकास हुआ है। तो वाटर डिवाइडर का तो काम कर ही दिया। आज जल स्रोत कैसे है, तो यहाँ पर हिमानिया जो है, ये बहुत लार्ज लेवल पर, यानी लगभग पूरे हिमालय में 15,000 ग्लेशियर हैं, 15,000 ग्लेशियर हैं। जो ग्लेशियर गर्मी के दिनों में जो बर्फ पिघलने लगता है, तो उस बर्फ पिघलने का ही परिणाम है कि हिमालयी नदियां नित्यवाहिनी होती है, सदावाहिनी होती है, कंटिन्यूटी होता है उसके फ्लो में। ठीक है थे? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि कैसे ये जल विभाजक भी है और कैसे ये वाटर के लिए सोर्स भी है, वाटर के भी सोर्स भी है। लिख लेना एक लाइन। बृहद हिमालय के दक्षिणी ढाल में हिमालय के उच्च बलन, हिमालय के उच्च बलन, लिखो अंग्रेजी वाली भी लिखो। बृहद हिमालय के दक्षिणी ढाल में, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, एकदम इसको रंग के रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बनेगा। बृहद हिमालय के दक्षिणी ढाल में हिमालय के उच्च बलन से, हिमालय के उच्च बलन से, हिमालय के उच्च बलन से, ग्रेटर हिमालय ब्रोकन, या क्या लिखोगे, ब्रोकन क्रैक्स, क्रैक्स, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोकन क्रैक्स को नेपी बोलते हैं, ऐसे लिखना। ग्रेट हिमालय नेपी, अंग्रेजी वर्ड सबसे बेहतर क्या है, नेपी, नेपी लिखना, NAPPE, नेपी, नेपी। ठीक है, हिंदी लिखो नेपी। उच्च बलन से टूटे हुए ग्रीवा खंड प्राप्त होते हैं, यानी ब्रोकन क्रैश्ड, क्या कहोगे, ब्रोकन पार्ट, नेपी प्राप्त होते हैं, नेपी प्राप्त होते हैं। अच्छा, ब्रोकन क्रैग्स नेपी are founded, broken part nepi are founded, हाँ, टूटा हुआ उच्च बलन से टूटा ग्रीवा खंड प्राप्त होता है, ग्रीवा खंड प्राप्त होता है। अंग्रेजी में क्या, नेपी प्राप्त होता है। और जिन क्षेत्रों में यह प्राप्त होता है उसके एकत्रण क्षेत्र को अस्थोनस, अस्थोनस जोन कहते हैं। इसको भी लिख करके रखना कि जहां ये ग्रीवा खंड प्राप्त होते हैं ना, उसे
एस्थोनस जोन कहते हैं। अंग्रेजी में भी एस्थोनस जोन और हिंदी में भी एस्थोनस जोन। अंतर क्या है, हिंदी वाला देवनागरी में लिखेगा और अंग्रेजी वाला रोमन में लिख लेगा, अंग्रेजी वाला रोमन में लिख लेगा। एस्थोनस जोन मिलते हैं, दिक्कत है, एस्थोनस जोन मिलते हैं, सही है ना। एस्थोनस, एस्थोनस जोन कहा जाता है, एस्थोनस जोन कहलाता है, एस्थोनस जोन कहलाता है। ये नेपी ग्रीवा खंड आप समझते हो, नहीं समझते हो, क्यों नहीं समझते हो? कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल, ऐसा कुछ समझते हो क्या? ऐसा समझते हो? रुको यहां देखो, ये फोल्ड माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है ना। अब जो फोल्ड माउंटेन है इस पर होता क्या है कभी कभी कि कंप्रेशनल फोर्स काम करना शुरू करेगा। अब दोनों ओर से इक्वल है तब तो ये सीधे बढ़ेगा, तो ये जरूरी थोड़ा है कि दोनों ओर से इक्वल हमेशा लगेगा जी। ये तो भूगार्भिक भूगार्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये कंप्रेशनल फोर्स कम बेस ज्यादा कम भी हो जाता है। तो जैसे एक तरफ से ये ज्यादा होना शुरू होगा तो क्या होता है, ऊपर वाला खंड टूट के, ऊपर वाला खंड टूट के और नीचे गिर जाएगा, गिरेगा। तो जो टूट करके गिरा उसी को नेपी या ग्रीवाखंड कहा जाता है, उसी को नेपी या ग्रीवाखंड कहा जाता है। देखता है पर्वतों की चोटियां टूटते रहती है, कभी सुना है? भ्रंशन अलग है और वो टूटना अलग है। ये चोटियां टूट करके गिर जाएगा, क्या कहलाता है? ग्रीवाखंड कहलाता है, या इसी को नेपी कहा जाता है, इसी का नेपी कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में यह प्राप्त होता है उसे ऑटोनोमस जोन कहते हैं, उसी क्षेत्र को ऑटोनोमस जोन कहा जाता है। दिक्कत है? नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ एक फिगर बना लो, इसके लिए एक फिगर बना लो। आओ पहले तो ये देखो कि ये फोल्ड माउंटेन है, पहले ये फोल्ड माउंटेन है, लेकिन कहीं अगर एक तरफ से इस पर कंप्रेशनल फोर्स बढ़ने लगा, कंप्रेशनल फोर्स बढ़ने लगा ना, अगर कंप्रेशनल फोर्स बढ़ने लगा तो इसका परिणाम क्या होगा सर, कि ये झुक जाएगा, ये झुक जाएगा, और इधर वाला जो होगा ये तो नहीं टूटेगा, लेकिन इसके वाले ऊपर वाले जो शीर्ष इसमें इधर बना होगा, ये बना होगा, ये इधर होगा, तो ये टूट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे गिर जाएगा, यहाँ नीचे गिर जाएगा। तो जहां ये नीचे गिरेगा इसी को ग्रीवाखंड, इसी को ग्रीवाखंड या नेपी कहा जाता है, ग्रीवाखंड या नेपी। जिन क्षेत्रों में ये गिरा है उसे ऑटोनोमस जोन कहा जाता है, ऑटोथोमस जोन कहा जाता है। दिक्कत है, ऑटोथोमस जोन कहते हैं। ठीक है सब लोग, चलो आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू करें। अब बृहत हिमालय और लेसर हिमालय, बृहत हिमालय और लेसर हिमालय, इन दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में एमसीटी होता है। इन दोनों का सेपरेशन कैसे होता है, एमसीटी से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। कौन इसका सेपरेशन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। ठीक है, तो छोटा हेडिंग लगाओ, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एमसीटी होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। लिख लो, इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। यह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को पृथक करता है, को पृथक करता है। अंग्रेजी में इट इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स फॉल्ट, इसे उसे रिवर्स फॉल्ट या भ्रंश भी कहा जाता है,
रिवर्स भ्रंश भी कहा जाता है, रिवर्स भ्रंश भी कहा जाता है, इसे रिवर्स भ्रंश भी कहा जाता है। यही देखोगे कि कुछ वैली का निर्माण करता है, जैसे आप नाम सुना होगा तुम लोग, कुछ वैली हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू नाम सुना है क्या? कुल्लू, कुल्लू, वाह मनाली, कुल्लू मनाली, वाह सबको जाने का मन कर दिया। नौकरी मिलेगा तभी जा पाओगे, नहीं तो घर में बेलन चलाना पड़ेगा है कि नहीं है? हाँ, किसी वस्तुओं के लिए भी बेलन चलाना पड़ेगा और खिलाने के लिए भी बेलन चलाना पड़ेगा, है कि नहीं है? आज की महिलाएं दोनों मामले में सशक्त है, नहीं है? हाँ एकदम। बेलन पर छोड़ो, अब इस पर बात नहीं होगी, नहीं तो थोड़ा विपक्ष में चला जाएगा, नहीं है? हाँ, एक तो न्यूज देख रहे थे, नहीं करना चाहिए, पता ना ये जनरेशन को क्या हो चुका है। एक हस्बैंड वाइफ की घटना था, अच्छे राष्ट्रीय चैनल पर दिखा रहा था। वो महिला जो है और पुरुष जो है, इसलिए एक बार पुनः आप देखना कि लव मैरिज जैसे सरकार के बहुत प्रयास के बाद भी लव मैरिज जैसी ये जो चीजें चल रही हैं, ये टूट करके और कंप्लीट अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होंगे आने वाले समय में। क्योंकि हर जगह जब छत बिछत लोग मिलेंगे ना, जो एकदम भाव विभंगित होकर के छत बिछत अवस्था में पड़ा हो, और कोई, हाँ ज्योग्राफी के टीचर हैं तो ज्योग्राफिकल शब्द बोलेंगे, ठीक है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, बस आकर के पूछेगा क्यों छत बिछत है, तो लेडीज बोल रही होगी पति ने कर दिया, वो बोल रही होगी पत्नी ने कर दिया, तो फिर यादाश्त खुलेंगे कि इससे बढ़िया तो मम्मी पापा वाला ही सही है, कि कम से कम उसमें कोई संभालने वाला तो मिल जाता है ना, यहाँ संभालने वाले भी नहीं मिलते हैं। और उस महिला ने क्या किया कि रात्रि में पति को एकदम हाथ और पैर दोनों बांधी, पति भी साथिर था उसको पता था कि मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, तो घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा के रखा था कि कहीं भी कुछ हो सकता है, तो कैमरा लगवा करके रखा था कैमरा की ये वारदात आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमने उस वीडियो को देखा है। वो महिला ने उसका हाथ और पैर दोनों बांधी और चाकू लेकर के आई, और फिर वो महाकाली की तरह सीने पर बैठ गई और कहा कि अब बताओ तुम्हारा क्या होना चाहिए, है कि नहीं है? और सिगरेट धराई और सिगरेट खींच करके और फिर उसको धीरे धीरे दागना शुरू करी, कही कि अब बताओ किस चीज की अनुभूति फील कर रहे हो। हमने कहा कि सर ये क्या हो गया इस देश के नारियों को, हमारी देश की नारियां तो है कि नहीं है, उषा देवी हैं सर, है कि नहीं है हमारे यहाँ की, इस टाइप के नारियों को क्या हो गया, तो ये ठीक नहीं है। चलो अच्छी बात है आगे बढ़ो। हाँ, अभी अभी हाल फिलहाल की घटना देखे हैं, ठीक है, आजकल आज ही देखे हुए हैं। कुल्लू और कौन सा है, मनाली, कांगड़ा, कांगड़ा, काठ, ये सब घाटियां इसी में स्थित है। एक चीज और देखना, ठीक है, ये जहां जहां मेरे भाई, जहां मेरे भाई यहाँ 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 जहां यहाँ पे एक तरफ ये बृहत हिमालय है, यही नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक, यही ये फैला हुआ है लेसर हिमालय। यहाँ फैला हुआ है क्या, लेसर हिमालय। क्या फैला है, लेसर हिमालय। यहाँ दो घाटी बनाता है, दो वैली बनाता है, इसमें दो वैली बनाते हैं मुख्य रूप से। एक काश्मीर वैली, नाम सुने हो, एक बनता है काश्मीर वैली, एक काश्मीर वैली, और दूसरा बनाता है ये काठमांडू वैली, काठमांडू वैली, काठमांडू वैली का निर्माण करता है, काठमांडू वैली का निर्माण करता है। काश्मीर वैली और काठमांडू वैली दोनों घाटियां बनाते हैं, काश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी भी, ये घाटियां भी इसी का हिस्सा है। आगे लिखना लेसर हिमालय, इसको बना लो, फिगर को बना लो, फिगर बना लो, फिगर बनाने में क्या दिक्कत है, फटाफट बना लो। ऊपर वाला क्या है सर, ये बृहत हिमालय है, द ग्रेटर हिमालय, द ग्रेटर हिमालय है, द ग्रेटर हिमालय है, द ग्रेटर हिमालय है। जस्ट नीचे में ये लेसर हिमालय है, इसी को लघु हिमालय, लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में एमसीटी, एमसीटी, और जहां तो उसी समय पढ़ा दिया है, नहीं थे क्या आप, लेट आए हैं, 10-15 मिनट लेट आए हैं जी। नंगा पर्वत से लेकर के और यहाँ नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक, नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों घाटियां देखना कितना खूबसूरत घाटी है ना। हर एक व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है कि इस दोनों घाटी का
भ्रमण करे, नहीं करे। हाँ, ज्यादा भ्रमणशील मत बनना ना। तो एक विश्व में सबसे सनकी भ्रमणशील व्यक्ति का नाम जानते हो तुम लोग? नहीं जानता है? मोरक्को का यात्री था, क्या नाम था? इब्न बतूता। उसको शौक था घूमने का। वह अपने युवा अवस्था में ही घूमने के लिए निकल गया कि पूरा विश्व घूम लेंगे। आ गया पगला के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक की हिया। तुगलक जब इसके भावनाओं को देखा तुगलक ने, तो कहा जबरदस्त है सर, इससे बढ़िया, इब्न बतूता से बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। उस पर से लट्टू हो गया, काजी के पद पर बैठा दिया। लेकिन इब्न बतूता वो तो घूमने वाला आदमी था, बराबर निकल जाता था घूमने। अब एक बार महले घूमने लगा। अब उसने जो है तुरंत कहा कि इसको अब जेल में डालो। कहाँ डालना है? जेल में डालो। फंस गया ना। तो ज्यादा सन की नहीं होना है किसी चीज में भी। हाँ चलो, अच्छी मिला तो अच्छी बात है, और नहीं मिला है तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगला दरवाजा भी है। ठीक है, हर घर में 2 दरवाजे हैं। आए, मैगलन कितनी बार विश्व का चक्कर लगाया था? इतना फैक्ट तो नहीं याद है, इतना फैक्ट तो अब ये पता नहीं है, उतना फैक्ट्स अंदर में चल करके याद नहीं रहता है ना हरदम। चलिए, ये जो है वैली है काश्मीर वैली, और यहाँ है काठमांडू वैली। एक चीज और मेजर हेडिंग लगा लो, लेसर हिमालय का। मेजर हेडिंग किसको लगाना है? लेसर हिमालय का, लेसर हिमालय का। साउथ, ठीक है। इसका एवरेज हाइट कितना है? 4000 मीटर का है। एवरेज हाइट कितना है? 4000 मीटर का है लेसर हिमालय का। एवरेज हाइट 4000 मीटर का है, 4000 मीटर का। अब इसमें 4 पर्वत श्रेणियों को पढ़ लेना है। लेसर हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां पढ़नी है, 4 पर्वत श्रेणियां पढ़नी है। ठीक है, 15 मिनट समय बचे तो बताना, एटलस निकाल करके फिर सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। अब 4 श्रेणियां पढ़नी है। एक देख लेना, पीर पंजाल। एक है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर, तीसरा है नगटिबा, और चौथा है महाभारत। चौथा है महाभारत। चौथा कौन है? महाभारत है। ठीक है। हाँ, पहला बोले हैं पीर पंजाल, लिख लो, कॉपी पर लिखो, घर से पढ़ के आना है। पीर पंजाल, धौलाधर, नगटिब्बा, महाभारत। नगटिब्बा और महाभारत, नगटिबा और महाभारत, नगटिबा और महाभारत। दिक्कत है? नगटिबा श्रेणी किस किस हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? लेसर हिमालय का। नगटिबा किसका हिस्सा है? लेसर हिमालय का। महाभारत लेसर हिमालय का। पीर पंजाल लेसर हिमालय का। पीर पंजाल लेसर हिमालय का। पीर पंजाल मिल गया लेसर हिमालय में ना, जस्ट वहीं पर। धौलाधर किसका है? लेसर हिमालय का। धौलाधर लेसर हिमालय का। धौलाधर भी लेसर हिमालय का हिस्सा है, लेसर हिमालय का हिस्सा है। अब यही में देखोगे कि जो वैली हम लोग देख रहे थे ना अभी, कि कौन कौन सी वैली देखे थे? एक तरफ कश्मीर वैली और दूसरी तरफ, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इस घाटियों का निर्माण कैसे हुआ है? सेडिमेंटेशन के कारण हुआ है। कैसे निर्मित हुआ है? ये अवसादीकरण का परिणाम है, अवसादीकरण का परिणाम है। जैसे आप कश्मीर क्षेत्रों में चलो तो वहां आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा सर? कश्मीर घाटी में तो डल झील मिल रहा होगा, वुलर झील मिल रहा होगा, डल लेक है, उलर लेक है, शिकारा का सैर होगा। शिकारा का सैर करते हैं, जानते हो शिकारा? नहीं, सुनो, शिकारा का सैर करते हैं, कोई बात नहीं, उसको दिखा देंगे। शिकारा का सैर करते हैं, वहीं पर शिकारा का सैर किया जाता है। उसके बाद इस लेसर हिमालय के बाद आप आ जाना तो नीचे आपको मिलेगा आउटर हिमालय। आउटर हिमालय या आउटर हिमालय को ही बोलते हैं शिवालिक की श्रेणियां। आउटर हिमालय या शिवालिक की श्रेणियां। अब एटलस निकालिए अपना, निकालो एटलस को, फटाफट निकालो। चेक कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं? अगर ये सब चेक कर रहे हो आप कि लाया है कि नहीं, सब पढ़ाएंगे। रोज क्लास में जितना 1.25 घंटा में पढ़ाएंगे ना, उतना अंतिम रूप से आपको एटलस पर पहुंचाएंगे। वह हाइलाइटर कितने के पास है? अरे धनुष लटकैले आ गया, तीर कौन लाएगा उसका? ऐसे ही मरेगा सब। तो एटलस के साथ उसका तीर भी लगा होना चाहिए ना। तो 2 कलर का हाइलाइटर खरीद लो, 10-20 रुपया इन्वेस्ट नहीं होगा।
हो जाएगा पक्का। हाँ तो कल 2 कलर का हाइलाइटर खरीद के लाना है। हाँ उससे तो फिर पढ़ाएगा नहीं, उससे कर लेगी तो खचा जाएगा। आप लोगों के पास जी क्या मैडम, आप लोग भी एकदम एक बात ठीक नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं है। ठीक है चलिए ठीक है, जितनी बातों को हम लोग पढ़े हैं एक बार एटलस में सबको देख लो, सबको एटलस में देख लो। आज का जो क्लास चला आपका, कल तो हम लोग पढ़े थे पामीर, ये सब तुम लोग ढूंढ लिया था। आज बृहत हिमालय को देखो, बृहत हिमालय को देखो। देखो ऊपर में सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय लिखा है कि नहीं लिखा है? बृहत हिमालय लिखा है, जी हाँ लिखा होगा मेरे भाई, बृहत हिमालय लिखा होगा। कौन सा हिमालय है? बृहत हिमालय। ऑनलाइन वाले आप लोगों के पास एटलस है? आप लोगों के पास एटलस है? यस नो करो, फटाफट लिखो। एटलस नहीं हो ये भी बताओ। बृहत हिमालय, ऊपर में कौन सा हिमालय है? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय कहां से कहां तक? हाँ हिमालय नंगा पर्वत से नमचा पर्वत, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत। हाईलाइट कर लेना है कि वहां जम्मू कश्मीर के बगल में देखना सुलेमान के पास में नंगा पर्वत लिखा होगा, और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा होगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? नमचा बरवा होगा। अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा होगा। बृहत हिमालय जहां लिखा है उसके ऊपर में हमने पढ़ा था आज ट्रांस हिमालय को, वो भी लिखा है ना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पढ़ी थी, कौन कौन? काराकोरम लद्दाख और जस्कर, काराकोरम लद्दाख और जस्कर, काराकोरम लद्दाख और जस्कर, इसी को पढ़े थे। वहीं पर सिंधु सांगपो सच्चर जोन, अब ये एटलस में नहीं लिखा होगा, एटलस में नहीं लिखा होगा मेरे भाई। आगे बढ़ करके जी हाँ एटलस के में नहीं लिखा होगा, उसके नीचे आ जाओ बृहत हिमालय होगा, जस्ट नीचे में कौन सा? बृहत हिमालय लिखा होगा। बृहत हिमालय के नीचे आओगे, बृहत हिमालय के नीचे आओगे लेसर हिमालय, लघु हिमालय। ही इंडिया का फिजिकल निकालना है, इंडिया का भी मिला ही नहीं तो खोज काहे नहीं रही है सब। जस्ट नीचे लिखो, जैसे आओगे लेसर हिमालय मिलेगा। अच्छा ढूंढ रहा है सब। और लेसर हिमालय में देखना कश्मीर साइड में काश्मीर वैली होगा। कश्मीर साइड में कौन सा? कश्मीर, कश्मीर घाटी लिखा होगा, कश्मीर घाटी लिखा होगा, फटाफट देख लेना है, कश्मीर घाटी लिखा होगा। और जस्ट आप चलोगे दोनों के बीच में नेपाल साइड में, वहां काठमांडू लिखा होगा, काठमांडू वैली होगा। कौन सा वैली होगा? काठमांडू वैली होगा, काठमांडू वैली होगा। जस्ट उसके नीचे आ जाना, उसके नीचे होगा आउटर हिमालय या शिवालिक, आउटर हिमालय या शिवालिक। कौन सा हिमालय है? आउटर हिमालय या शिवालिक। आज इसको भी पढ़ा के खत्म कर देते हैं, आउटर हिमालय या शिवालिक। मिला ना? अब वो 4 श्रेणी जो लेसर हिमालय में है वो 4 मिला के नहीं, ये देखो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखो, वो जम्मू कश्मीर वाला के पास पीर पंजाल होगा, है कि नहीं? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहां से कहां तक फैला है रे भाई? झेलम से ब्यास तक। पीर पंजाल का एक्सटेंशन एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? झेलम से ब्यास तक, झेलम से ब्यास तक, झेलम से ब्यास तक, यानी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। जस्ट उसके नीचे देखना धौलाधर लिखा होगा, धौलाधर लिखा होगा, ठीक है। बद्रीनाथ, जहां उत्तराखंड का बद्रीनाथ होगा वही धौलाधर होगा। जहां अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी क्रॉस कर रही होगी वही धौलाधर श्रेणी। इतना सिचुएटेड चीज, एक एक पॉइंट आपको बता दिया गया, इससे सुंदर क्या? चलिए और कहाँ है भाई? आए? कौन सा है? धौलाधर है। कौन सा श्रेणी है? धौलाधर है, धौलाधर, धौलाधर मिल गया सबको, धौलाधर सबको मिल गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ाइए। जस्ट उसके बाद में आप नेपाल की तरफ चलना, नेपाल की तरफ चलना, नेपाल चलिएगा ना उधर, देखो नगटिब्बा मिलेगा। नेपाल की तरफ कौन सा? नगटिब्बा मिलेगा, मिला नगटिब्बा? नेपाल के तरफ में नगटिब्बा मिलेगा, नहीं मिला? नेपाल के तरफ में नगटिब्बा मिलेगा, नहीं मिला? वही देखना महाभारत, महाभारत श्रेणी भी मिलेगा, महाभारत श्रेणी भी मिलेगा। 2 को बड़ा मेन पास है, एक बनिहाल और दूसरा पीर पंजाल। कौन कौन पासेज है? बनिहाल और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में देखना बनिहाल और
पीर पंजाल। पासेज तो एक साइड पढ़ाएंगे। अगला लिखे आउटर हिमालय या शिवालिक, आउटर हिमालय और शिवालिक, आउटर हिमालय और शिवालिक। और नोट लगा के थोड़ा एक चीज और लिख लेना था, वो छोड़ रहे थे। जैसे मर्ग पाया जाता है, ये मर्ग का नाम सुने हैं आप, मर्ग। और एक होता है बुग्याल, एक होता है बुग्याल। मर्ग और बुग्याल, मर्ग और बुग्याल, मर्ग और बुग्याल, मर्ग और बुग्याल, मर्ग और बुग्याल। ये मर्ग कहते किसको है सर? हाँ, घास का मैदान है। मर्ग क्या है? घास का मैदान है। किन क्षेत्रों में पाया जाता है? यही आउटर हिमालय और लेसर हिमालय, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो घास के ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसे मर्ग कहा जाता है, वही मर्ग है। जैसे सोनमर्ग, नाम सुना है ना? जैसे सोनमर्ग, जैसे इसी में गुलमर्ग, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में द्वार कहा, बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल। या एक और नाम है इसका पयार। हाँ, प्यार मत लिखना, ये पयार है, ठीक है? नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये पयार है। उत्तराखंड में कौन सा? पयार है। लिख लो मर्ग इन, मर्ग इन, मर्ग इन जम्मू कश्मीर, मर्ग इन जम्मू कश्मीर, जबकि बुग्याल या प्यार इन उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। जी हाँ, ये भी घास का मैदान है। बुग्याल भी घास का मैदान है और मर्ग भी घास का मैदान है। मर्ग इन कश्मीर एंड बुग्याल इन उत्तराखंड, बुग्याल इन उत्तराखंड। बुग्याल कहाँ? उत्तराखंड में, बुग्याल उत्तराखंड में। मर्ग इन जम्मू कश्मीर एंड बुग्याल इन उत्तराखंड, बुग्याल इन उत्तराखंड। ठीक है? बुग्याल कहाँ? उत्तराखंड में। अब एक चीज देखो, लेसर हिमालय, ध्यान से सुनना, लेसर हिमालय और शिवालिक के जो बीच का क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? एमबीटी कहा जाता है। लेसर और शिवालिक के बीच का जो, या उनका जो संगम पॉइंट है, इसको क्या कहते हो? कौन सेपरेट करता है, कौन पृथक करता है? तो एमबीटी कहा जाता है, एमबीटी कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन लिखो इसको, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एमबीटी का फुल फॉर्म क्या? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी होता है। एमबीटी मीन्स मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री, बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एमबीटी होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है। एमबीटी किसको बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट को। एमबीटी क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। अब एक लाइन लिखो मेन बाउंड्री थ्रस्ट में, लेसर हिमालय एंड द शिवालिक रेंज, द सेपरेटेड इन, किसको पृथक करता है? सेपरेट करता है, सेपरेटेड इन मेन, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन पृथक करता है? मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन पृथक करता है? एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। 5 मिनट लगेगा, शिवालिक खत्म कर देते हैं। लिख लेना, द आउटर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, द आउटर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ये मैं मैपिंग नहीं करा रहा हूं, ये भी मत सोचना, अभी इंडिया का मैपिंग कराना बाकी है। एक मैपिंग नहीं हो रहा है, केवल हो क्या रहा है? फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाजन को पढ़ रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर सोच रहा होगा कि कम कंटेंट दे रहे हैं, भाई कंटेंट कम नहीं है। जब मैपिंग पढ़ाएंगे तब ना पढ़ाएंगे कि लद्दाख में क्या क्या मिलता है, लद्दाख के क्षेत्र क्या है, वो मैपिंग का हिस्सा है। ठीक है, आपके मन में ये भावनाएं आ सकती है, इसलिए हमने पहले ही इसको क्लियरिटी दे दिया। ठीक है, चलिए लिख लेना इसी में। शिवालिक में एक लाइन फटाफट लिखो, शिवालिक में, द शिवालिक रेंज इन सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लेसर हिमालय, मतलब शिवालिक श्रेणी का विस्तार, शिवालिक श्रेणी का विस्तार, द शिवालिक रेंज इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लेसर हिमालय,
शिवालिक श्रेणी का विस्तार मध्य हिमालय के दक्षिण में हुआ है। इट एक्सटेंड फ्रॉम पोतवार बेसिन इन पंजाब। पोतवार बेसिन नहीं लिखाएगा, ए पोतवार बेसिन, इसका विस्तार, हिंदी वाले भी साथ साथ लिखो, इसका विस्तार पंजाब में पोतवार बेसिन से, जी हां, पोतवार बेसिन से, पोतवार बेसिन इन पंजाब एंड कोसी रिवर इन ईस्ट साइड। पोतवार बेसिन से पूरब में कोसी नदी तक है। पूरब में कहां तक है? कोसी नदी तक है। कोसी नदी तक ही इसका विस्तार रेगुलर विस्तार माना जाता है, रेगुलर विस्तार माना जाता है। ठीक है, सुनो, द वैली द सेपरेट, ऐसे लिखो, द वैली दैट सेपरेट द शिवालिक रेंज, द वैली दैट सेपरेट द शिवालिक रेंज, यानी शिवालिक पर्वत श्रेणी की घाटियां जो मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है, इज नोन एज, इसे जाना जाता है, इज नोन एज, हिमालय के बीच अवस्थित है, शिवालिक रेंज फ्रॉम द लेसर हिमालय, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच जो घाटी है, ठीक है, इसे जाना जाता है कहाँ? ईस्ट में, यानी पूरब में दून, सॉरी पश्चिम में दून और पूरब में द्वार, वेस्ट साइड दून एंड ईस्ट साइड द्वार, ईस्ट साइड द्वार, दून और द्वार, दून और द्वार, दून और द्वार। जैसे हरिद्वार का नाम सुने हो ना, हरिद्वार का नाम सुने हो, ये हरिद्वार क्या है मेरे भाई? यही तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो वैली है, घाटी है, हरिद्वार है। वही आप देखोगे देहरादून, तो ये दून है, वहीं पर अलीगढ़ या अलीनगर दून, अलीनगर दून ये वेस्ट बंगाल में है। अलीनगर दून कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। अलीनगर दून वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। अलीनगर दून कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अवस्थित है अलीनगर दून भी। अलीनगर दून कहाँ अवस्थित है? वेस्ट बंगाल में। दिक्कत है? हिमालय कॉल्ड इन वेस्ट साइड दून एंड ईस्ट साइड द्वार। ठीक है, मेरा तो अपने कोशिश रहता है कि किसी को अनजस्टिफाई नहीं होने दिया जाए। हिंदी अंग्रेजी बराबर, सुंदर नोट्स बनाओगे। सुनो, मेरे एक लाइन निवेदन आपसे, अच्छे विद्यार्थी की पहली पहचान होती है कि वो कैसा नोट्स बनाया है। नोट्स आपका कुंजी है, नोट्स आपका कुंजी है। अगर तुम सोच रहे हो कि केवल समझ के पार कर जाएंगे, तो हमको पता है कि आज का समझा हुआ एक सप्ताह बाद शून्य हो जाता है। तो अच्छा विद्यार्थी का पहला शर्त क्या है कि कितना बढ़िया तुम नोट्स बना करके रखे हो। तुम्हारे नोट्स को पढ़ने पर अगर जिस दिन, सुनो, जिस दिन आपको नोट्स को पढ़ के आपका दिल गदगद हो जाए, समझना कि सफलता की पहली सीढ़ी पर आप चढ़ गए, चाहे किसी भी मीडियम में हो। ठीक है, कोशिश खुद से भी करनी है और मैं तो लगातार कोशिश करते रहूंगा। ठीक है, इतना पतला कॉपी कई दिन चलेगा? ये 900 से 1500 मीटर होता है, 900 to 1500 मीटर जो है इसका, नहीं 600 से 1500, 600 से 1500 तक जाता है ये। अब जैसे बिहार में किसका विस्तार है? तो बिहार में भी शिवालिक का विस्तार है, बिहार में भी शिवालिक का विस्तार है। बिहार में किसका विस्तार है? शिवालिक का विस्तार है, बिहार में भी शिवालिक का विस्तार है। अब बिहार की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। जैसे अपने बिहार की सबसे ऊंची चोटी जानते हो ना, सोमेश्वर। सबसे ऊंची चोटी कौन है? सोमेश्वर, सबसे ऊंचा सोमेश्वर है। अरे मैं भाई, सोमेश्वर है। आज सोमेश्वर के बारे में क्या जानते हो कि सर ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो शिवालिक रीजन में पाया जाता है। 874 मीटर है। टोटल कितना है? 874
74 मीटर है, नहीं 74 लिख के रखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। जब नौकरी हो जाए तो एक बार चल जाना। मार्च महीने में, मार्च महीना में सुनो, मार्च महीना में 10 दिन के लिए खुलता है सोमेश्वर का सफर। जाकर के एक बार चढ़ जाना कि दुनिया तुमको भी पर्वतारोही कहेगी, और गर्व से कह सको कि हम बिहार के सबसे ऊंची चोटी का फतह किए हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जाना आना सुन ले, हाँ हमने फतह किया है, एक बार नहीं 2-2 बार किया है। ठीक है, और अच्छा लगता है। हाँ, उत्तर में है, नॉर्थ साइड है। कौन कौन दुनिया की किताब पढ़ लेता है तुम लोग रे? अभी इसको पढ़ा लेने दो, तब बिहार पढ़ाएंगे। हमने कल उसी दिन बोला था ना कि मेरी क्लासेस कंटिन्यू अब हो जाएगी। जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा, इन्वायरमेंट खत्म होगा तो बिहार। इतना सेगमेंट में आपके साथ, टेक्निकल सेगमेंट, लेकिन मेरे साथ जितना पढ़ना है ये टेक्निकल सेगमेंट है जो खुद से नहीं कर पाओगे। इसमें रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है और थिंकिंग पैदा करने वाला चीज है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।